हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट में। आज हम आप सबके लिए एमपी पुलिस का मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, एमपी पुलिस का पेपर स्टार्ट है और चल भी रहा है, तो हम कुछ उसके लिए मैथ के पेपर्स के क्वेश्चंस को ही लेकर उनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल। इसका सीधा सा फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बटे 2 के पावर n। मतलब कि अगर मिड पॉइंटों को लेकर कोई भी स्क्वायर बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बटे 2 के पावर n। और यहाँ पे देखिए कि मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, यानी यहाँ एक ही बार मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो सीधा से क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया 16 था बटे 2 के पावर n कितना आया है 1, चूँकि एक ही बार मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो 2 के पावर n यानी 2 के पावर 1, ये आपका क्या हो जाएगा 16 बटे 2 यानी 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ग्राफ ये चित्र बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है, डी है और ओ है। अच्छा, ये दे रखा है कितना 110 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री नहीं 100 डिग्री, और ये दे रखा है आपका 110 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, ये वाला एंगल। तो हम इसको कैसे करेंगे ज़रा देखिए गौर से। इस सवाल में कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, ए बी अगर पैरेलल है सी डी को तो हम ऐसे बढ़ा देंगे। तो अगर ये 100 है तो ये 100 होगा कि नहीं होगा, क्यों, संगत कोण है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर 100 होगा तो आप ये बताइए कि ये वाला एंगल 80 होगा कि नहीं होगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म अपगृहित से, ठीक है। ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा कि नहीं होगा। अब ये 80 होगा, ये 70 होगा, और ये क्या है एक त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो 2 वर्ष के बाद उसे क्या होगा, यही पूछा है। अच्छा, ये बताइए कि प्रिंसिपल अमाउंट चाहे जो भी हो, मूलधन चाहे जो भी हो, अगर हम 10% के इंटरेस्ट पे 2 वर्षों के लिए किसी से कुछ पैसे ले रहे हैं तो हमें उसे 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, चूँकि देना है तो मान लो भी माइनस में, ठीक है। अच्छा, अब अगर 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट से हम 2 वर्षों के लिए किसी को दे रहे हैं, अगर कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो हमें कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताइए ज़रा, क्या होता है इसका फॉर्मूला। 15 गुणते 2 प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 30 प्लस 2.25, इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 32.25%। 2 वर्षों का है ना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो 2 लगी है ये 2 वर्षों की वजह से ही है, ठीक है। तो 32.25% आपको मिलेगा, तो ये आपका प्लस में रहेगा, क्योंकि आप इसको किसी और को दे रहे हैं ना। क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर रहे हैं, 15% के इंटरेस्ट पे अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं ना, तो इतने को आपको मिल रहा है,
कितना आपको 32.25 मिल रहा है। अब 20% आपको फिर किसी और को देना है तो आपको नेट अमाउंट कितना परसेंट मिलेगा, तो आपको मिलेगा कितना 32.25 माइनस 20, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12.25%। आपको इतना ही मिलेगा ना, चूँकि आपको मिलेगा यानी आपको लाभ होगा। तो ये समझ में आया। तो ये हानि वाले ये जो ऑप्शंस हैं ये दोनों तो गलत हो गए। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इतने परसेंट का लाभ होगा। अब हमें देखना है क्या अमाउंट कितने का है, अमाउंट है आपका कितना दिया हुआ है 5,000 रुपये। तो इसी का कितना परसेंट हमें निकालना है 12.25। चलिए निकालते हैं। 5,000 गुणते 12.25 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 से ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5 25 हाथ से लगा 2, 5 2 10 2 12 2 हाथ से लगाया 1, 12 5 60 1 61। तो आपका कितना आंसर आया 612.5। चलिए देखिए इतने रुपए का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है जिसका विकर्ण जो होते हैं वो ओ पर मिलते हैं। ओ ए इतना है, ओ डी इतना है, तो एक्स का मान। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका आयत है, मानिए आयत के क्या होते हैं, आने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो इनके विकर्ण होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो सिर्फ बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपका क्या है, ओ है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या कह रहा है ये ओ ए और ओ डी का वैल्यू दी हुई है, पर आपको ध्यान देना चाहिए कि चूँकि विकर्ण बराबर होते हैं और ये ओ पे क्या करते हैं, दूसरे को समविभाजित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला ये और ये चारों क्या होंगे आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के। तो इसी को ज़रा सॉल्व करिए आप। ओ ए कितना दिया हुआ है 2x + 4 इज इक्वल टू ओ डी कितना है 3x + 1। इसको ज़रा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x को पक्षांतर करेंगे और एक को इस साइड लाइए, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3x - 2x हो जाएगा। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3। आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 3। तो क्या x बराबर 3 आंसर आपके ऑप्शन में है, चेक करिए। नहीं है, नहीं है। इसका तो क्या है, यहाँ पे विकल्प सारे गलत है, यानी इसके जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है कहीं पे एरर दिया हो, मिसप्रिंट हो गई हो, लेकिन इसके जो भी अभी ऑप्शंस दिए हैं वो सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 30 87 को विभाजित किया जाए तो भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसको पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए करते हैं। 3087 है, चलिए इसको फैक्टराइज करिए। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 इंटू देखिए कितना आएगा 10 29, फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 काट जाएगा, 3 कहिए तो कितना आ जाएगा 10 29 से, तो आपका आ जाएगा 343। 343 किससे कटेगा, 3 से नहीं, 4 5 6 नहीं, 7 से। 7 से कटेगा 49, फिर 7 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा। ये आपका फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या से हमें भाग देना जिससे भागफल घन बन जाए। ये बताइए, ये देखिए ये आपका घन है कि नहीं है, पर यहाँ पे क्या ये घन बन रहा है, नहीं। तो अगर इसी से हम भाग दे दें तो ये कट जाएगा, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 3 इंटू 3 से, यानी आंसर क्या होगा आपका 9। देखिए 9 है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। समझ में आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दें। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िए इसको जरा। कह रहा है कि संख्याओं 1 2 3 से करके 25 तक में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्याओं के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्याओं में चयनित होने के समान संभावना है। ये प्रायिकता का सवाल है, प्रोबेबिलिटी की। इसको हम कैसे लगाएंगे, क्या पूछा क्या है, देखिए चयनित अभाज्य संख्याओं को ना, तो
तो 1 से लेकर 25 तक देखिए कौन कौन से भाज्य संख्याएं हैं। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है 24 नहीं 25 तक आ गई। देखो कितनी भाज्य संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी भाज्य संख्या है 9। और टोटल संख्याएं कितनी दी है यहाँ पे देखिए, टोटल संख्या कितनी है 1 से लेकर 25 तक, नहीं 25। तो प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, होने की संभावना 9 की है चूंकि संख्याएं 9 है, और टोटल संख्याएं कितनी है 25। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 9/25। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटना की संख्या, ठीक है, उसी से ये लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से देखिए वही सवाल, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल क्या हो जाए पूर्ण वर्ग। अभी घन आया था कि भाग देने पे घन बन जाए, अब आया है कि गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखते हैं, 1100 है तो 1100 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना, चलिए करते हैं। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 550। फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, अब कितना आ जाएगा आपका 275। अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 55। फिर अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 11, ये हो गया। अच्छा देखिए क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें से क्या करना है गुणा करना है। देखिए ये वर्ग है कि नहीं है, ये वर्ग है कि नहीं है, चूंकि 2 बार है, क्या नहीं है 11 का नहीं है ना, तो अगर हम एक बार 11 से गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे 11। बहुत सरल सरल सवाल है यार, सिर्फ सोचने की बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपदी है। देखो बहुपदी ये पूछा है, अब बहुपदी होने के लिए 3 कंडीशंस लागू होने चाहिए बीजीय व्यंजक में। कौन सा, पहला क्या है कि जो चर है उसका जो ये गुणांक हो, ये क्या हो रियल नंबर हो, क्या हो रियल नंबर हो। ये जो पावर होता है ये क्या हो, ये नॉन निगेटिव इंटीजर हो, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी ऋण इतर पूर्णांक हो और निगेटिव में भी ना हो। अच्छा उसके अलावा क्या होना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं यानी पदों की संख्या हो वो कितना हो फाइनाइट हो, मतलब निश्चित हो। तो अब देखिए पहले में देखिए, पहला देखो पद कितने हैं 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्ष गुणांक 2 है, यहाँ पे 3 है, देखिए 2 है 3 है, ठीक है। यहाँ पे यक्ष घाते 3 है, ठीक है, पूर्णांक है और पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है यक्ष घाते -1। मैंने क्या बोला था ऋण इतर पूर्णांक यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें देखिए पहले में यक्ष का गुणांक 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी गुणांक 1 है, ये भी ठीक है, इस वाले में भी। अब यक्ष का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे यक्ष का पावर कितना है 1 नहीं है, यक्ष के पावर ये -1 है, तो यहाँ पे भी क्या है ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दूसरा वाला भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में देखिए 3 पद हैं, ठीक है, यक्ष गुणांक 3 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, सही है। यहाँ पे यक्ष की पावर कितना है देखिए +4 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कितना है यक्ष की पावर 0 ही तो है, यहाँ पे भी अगर यक्ष पावर 0 ही तो होगा, यानी ये वाला जो है आपका तीसरा वाला ये आपका बहुपदीय है। तो तीसरा वाला आपका हो जाएगा। अब चौथा नहीं चेक करना है, टाइम नहीं है इतना, पर चेक करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो पेपर में मत करिएगा। देखिए यहाँ पे यक्ष का पावर कितना दिया है 1/2। अब ये मत कहना सर ये तो पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला है नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पूर्णांक हो, अब वो भी कैसा हो ऋणात्मक ना हो, यानी या तो 0 हो या तो धन पूर्णांक हो। तो क्या बटे तो पूर्णांक होता है नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी
जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। तो मेरी वर्तमान आयु बतानी है। चलिए, हमने माना वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है। 12 वर्ष बाद हमारी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 12 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन सी आयु, जो आज से 4 वर्ष पूर्व, यानी अभी तो मेरी यक्स ही है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, यक्स माइनस 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 12, यही तो होगा। इसको सॉल्व करिए ज़रा, तो कितना आ जाएगा आपका, यक्स उधर जाएगा और ये 12 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 बराबर 3x माइनस x। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, 24 बराबर 2x। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12। तो जो आपकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी आपकी, 12। देखिए कौन से ऑप्शन में है 12, ये मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ में 28 सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत कितनी होगी। अगर लागत कितनी है, 8 रुपये है। अच्छा, आपको ये सवाल दे दिया है, अब आप इसको कैसे करेंगे बताइए। देखिए, ये बताइए कि पेंटिंग कैसी है, बेलनाकार है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये बताइए, बेलनाकार है, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इस आकार का होगा, है ना, बिल्कुल होगा। बेलनाकार के लिए जो फार्मूला होता है किसी में भी, वो पाई जरूर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब पाई होता है तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7, यानी जो भी संख्या होगी वो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा भैया। तो नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं सीधा तरीके से ही बता दे रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए फिर तरीके से ही देख लीजिए क्या होगा। देखिए, ये आपका क्या हो गया, स्तंभ है, तो स्तंभ पे ये वाला पोर्शन तो छत पर कवर रहेगा, तो इसको तो पोत नहीं पाएंगे कोई भी, और ये नीचे वाला ज़मीन पे ही रहेगा। तो हम पोतेंगे कौन सा वाला, ये वाला सेक्शन ना। तो ये कौन सा पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ ना। तो वक्र पृष्ठ के लिए एरिया क्या होती है, इसी एरिया को तो पोतना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। अच्छा, ये किसका है, ये एक का है, एक का है ना, ये एक ही तो स्तंभ हुआ। और कुल कितने स्तंभ दिए हैं क्वेश्चन में, 25, तो कुल कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2πr/h होगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, एरिया। अब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेगा, तो ये जो भी एरिया होगा उसमें 8 रुपये का ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तब तो आएगा ना कुल कितना पैसा लगेगा। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। देखिए, 25 गुणते 2 गुणते पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दे रखा है, देखिए आर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, गुणते 28/100, और हाइट कितनी दी हुई थी, 4, और मल्टीप्लाई किससे है, 8 से। ये आपका, तो अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए, 4 से काटिए 25, फिर 25 से ये 25 कट जाएगा, 7 से ये कटेगा, 7 चौक 28। अब देखिए, 2 चौक 8, 8 ठाई 64, तो कितना बचा, 64 गुणते 22, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2288, यहाँ से लगा 8, 22 छक्का 132, 8 140, ये आपका 1408 रुपये आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, 1408 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक वृत्त में यदि सी डी की तुलना में ए बी केंद्र ओ के निकट है तो, अब अगर निकट होगा तो अच्छा देखिए, इसको तो सीधा चित्र से ही समझ लेना चाहिए था। चलिए दिखाते हैं कैसे। ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र ओ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी डी की तुलना में ए बी निकट, मान लो सी डी ये जीवा है आपके, ठीक है, और ए बी आपकी ये है, ए बी निकट है। तो देख के नहीं लग रहा है कि ये ए बी जो है वो हमेशा सी डी से बड़ा होगा, कुछ इसमें है ही नहीं। ये बराबर भी कैसे होगा जब निकट हो गए, या तो फिर बराबर होगा तब इसी पे होगा ना, तो बराबर वाला साइन तो हो नहीं सकता इसके साथ। इससे जो कि निकट बता रहा है, अगर इससे निकट होगा थोड़ा सा भी, अगर इससे ज़्यादा निकट हुआ ये, तो सी डी तो छोटा हो जाएगा ना। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं। अगले में आते हैं, ये देखिए क्या दिया है, 3x + 2y = 12। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे 9x² + 4y² बराबर क्या होगा। इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका। सॉल्व करिए इसको, ये आपका आएगा 9x² + 4y² प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12xy बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9x² + 4y² प्लस 12। एक्स वाई की वैल्यू देखिए दी हुई है कि नहीं दी हुई है, ये देखिए मिला आपको, ये दिया है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 को रख देंगे, तो कितना आएगा ये 12 × 6 बराबर 144 बन जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 9x² + 4y² बराबर 144। ये प्लस है तो माइनस, अब बढ़ा 72, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 72 है आपके ऑप्शन में। देखिए जरा, ये देखिए आंसर नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 550 रुपये में बेचता है एक वस्तु को, जिसे वह क्रय मूल्य का 1/10 भाग क्या होता है लाभ प्राप्त करता है। तो इसका लाभ प्रतिशत, अगर सीपी का 1/10 लाभ प्राप्त करता है तो वही तो उसका परसेंटेज होगा। अगर विक्रय मूल्य में होता तो दिक्कत थी। जो भी आप लाभ या हानि निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे ही तो निकालते हैं। तो क्रय मूल्य पे ही तो लाभ हुआ है 1/10 का, तो 1/10 × 100 कर दीजिए, सीधा 10% निकल आएगा। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 9/25 हो जाए। -1/5 को हम मान लो गुणा करते हैं किससे, a से, तो कितना हो जाना चाहिए 9/25। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आप ही बताइए। इधर 9/25 है इंटू ये 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 1 नीचे है तो -1 हो जाएगा, 5×5 25। तो ये कितना आ रहा है आपका, a बराबर माइनस है ऊपर रखो या नीचे, तो -9/5 यही तो आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/5, कहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि ने स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी स्टैंप हैं। तो भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है। अब देखो 2/7 क्या है, भारतीय है स्टैंप है ना, तो यानी 2 भारतीय है किसमें से 7 में से, तो बाकी तो विदेशी ही होंगे ना। तो विदेशी कितने होंगे 7 में से 2 घटा दीजिए 5, तो 5 कौन से होंगे विदेशी होंगे। पूछा क्या है भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से अनुपात, तो भारतीय 2 हो गया और विदेशी 5 हो गया, तो 2:5। कहाँ पे है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। एकदम सिंपल सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं।
2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। तो 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले देखो कितने रुपए की वृद्धि हुई। तो 250 थी, अब कितनी हो गई? 400। तो कितनी बढ़ी? 150 रुपये। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो 150 बढ़ी। अब बढ़ी कितने में बढ़ी ये बताइए? 400 में बढ़ी कि 250 में? 250 में बढ़ी ना, पहले तो 250 थी, तो 250 से बढ़ी है, तो 100 कर दीजिए। 50 तिहाई 150, 50 पंचे 250, 5 बीसा हमें 100, अब 20 तिहाई 60। आंसर आपको आ गया 60। सिंपल था ना। अगले क्वेश्चन में, यक्स अपने माल को वाई से 10% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। यक्स जो है वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। तो जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है? तो अब देखो, मान लेते हैं कि जो वाई है उसका माल कितना है? 100 है। तो क्या कह रहा है कि यक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता। तो इससे जब आप 20% सस्ता करोगे, यानी 20% कम करोगे, तो एक्स का कितना आ जाएगा? 80 ही तो आएगा, यही तो होगा। अब क्या कह रहा है कि यक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। ये 80 किसका है? यक्स का है। तो ये जेड से 20% महंगा है कि नहीं है? जेड से 20% महंगा बेच रहा है ना, तो यानी जेड अगर 120 80 को रिप्रेजेंट करेगा जेड का, तो एक कितना आएगा इसका? 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 80 गुणते 100 बटे 120, 40 दूना 20, 40 तिया 120। तो आपका कितना हो जाएगा? 200 बटे 3, 200 बटे 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 बटे 3। इतना कितना आ गया आपका? ये आपका क्या आ गया? जेड का आ गया, जेड के 100 का आ गया कि नहीं आ गया? तो जेड का कितना हो गया? 200 बटे 3। तो क्या रहा है? सवाल पढ़िए कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। तो अब देखो, वाई कितना था? 100। जेड कितना है? जेड आपका है 200 बटे 3, तो सस्ता हुआ ना। अब कितना सस्ता है आप घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 100 माइनस 200 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस 200 बटे 3। तो ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 100 बटे 3%, यानी 33 सही 1 बटे 3% सस्ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 33 सही है बटा 3, ऑप्शन ए। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना। और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट पे बताइएगा, हम आपको उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। चूँकि हमें सारे क्वेश्चंस को बताना है एज ए रिवीजन के रूप में, है ना, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम दे के आपको समझा नहीं रहे हैं अच्छे से। तो अगर आपको दिक्कत होगी कहीं पे भी तो बताइएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपको अपना बेसिक जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है और आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो आधार की लंबाई, अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ इंटू आधार गुणते ऊंचाई, यही होता है। तो कितना दिया है ये? 150 एरिया बराबर हाफ इंटू आधार कितना दिया है? 3 के अनुपात में है, तो आधार कितना हो जाएगा? 3x और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा आपका 4x। तो 2 से 2 कट जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको और, तो कितना आएगा? 150 बराबर 3 दूना 6x स्क्वायर। 6 से ये काटेंगे तो 25 बचेगा। ये किसके बराबर होगा? x स्क्वायर का। तो x बराबर किसके आएगा? 5 के। x 5 आ गया। तो आपका कितना है आधार? आधार आपको कितना दिया था? आधार आपका दिया है
3x, 3 के अनुपात में है ना, x की वैल्यू 5 आ गई तो आपका आंसर 3x से कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं होगा। तो 15 आपका कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, एक परीक्षा में 36% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, यदि दोनों विषय में फेल होने वाले 20% हैं तो विद्यार्थियों का प्रतिशत। इसको वेन डायग्राम से देखो कैसे बनाया जाता है। देखो ये हो गया आपका ऐसे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंग्रेजी इंग्लिश, ये आपका हो गया हिंदी। पहले देखा जाता जो कॉमन है उसको, सबसे कॉमन कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो अब क्या कह रहा है, दोनों में फेल होने वालों को पहले देखो कितने हैं 20%, तो 20% दोनों में फेल हो गए तो ये 20 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इंग्लिश में कितने हैं 36%, तो यहाँ 36 नहीं लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 16। क्यों, क्योंकि देखो ये ओवरऑल अंग्रेजी इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश ही तो है अंग्रेजी, तो 20 16 36 हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो हिंदी में है 40, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 20। क्यों, क्योंकि हिंदी में ये तो हिंदी तो ये टोटल है, तो 40 हुए कि नहीं हुए। हाँ, अब टोटल ये बताइए कितने लोग हो गए, जरा जोड़िए आप इसी को। तो 16 प्लस 20 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 20 40 16 56, यानी 56% लोग तो फेल हुए हैं, है ना। कुछ लोग चाहे एक सब्जेक्ट में, कुछ दोनों में, तो दोनों में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 56 घटा दो, जो कि 100% में होता है। तो अगर 56% फेल हुए तो इसका मतलब ये है ना कि 44% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 44%। समझ में आया। अगले क्वेश्चन में ये देखिए, औसत निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी देखिए क्या दिया है, 3 9 0 1 लास्ट डिजिट दिया हुआ है ना। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इनका लास्ट डिजिट पकड़ लेंगे। 62 में कितना है 2, प्लस 54 में 4, प्लस 44 में 4, प्लस 36 में 6, प्लस 28 में 8, प्लस 2, कुल संख्या कितनी है 6। अब बताइए 2 4 कितना हुआ 6, 4 10, 6 16, 8 24, 2 26, तो उसमें लास्ट में क्या आया 6, नीचे क्या है 6। अब बताओ 6 के टेबल में 6 कब आता है लास्ट में, या तो 6 इंटू 1 होता है तब 6 आता है, या तो 6 इंटू 6 होता है तब 6 आता है। यानी जब इसको आप इससे कट करोगे तो लास्ट की डिजिट या तो 1 आनी चाहिए या तो 6 आनी चाहिए। यहाँ पे देखो 6 तो कहीं है नहीं, 1 दिख रही है, तो यही एक आंसर है। अगर 6 भी होता तो हमें फिर सारा जोड़ना पड़ता, तब ये 62 करना पड़ता, ये 54 करना पड़ता, पर चूंकि यहाँ पे 6 वाला कोई है ही नहीं, तो यानी वो जो कटा होगा तो लास्ट में 1 ही आया होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप निकालेंगे भी तो आपको यही 41 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, ये है ऐड करने वाला, तो इसमें भी क्या करना है देखिए जरा, लास्ट का डिजिट देखिए जरा, 0 तो मिल रहा है ना, लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट कहीं मैच कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। जैसे यहाँ 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, फिर 43 है, 43 के बाद 29 ऊपर लिख दे रहे हैं, 29 है, फिर 87 है, और लास्ट में 61 है। हमें ये सबको जोड़ना है, चलिए जोड़िए। 9 7 16 3 19 19 9 28 28 7 28 7 आपका हो जाएगा 35 35 1 36 36 3 39 39 1 40 का 0, हाँ से लगा 4, 8 2 10 2 12 12 8 20 4 24 24, और ये 6 कितना हो जाएगा 30 30 4 34, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या आना चाहिए 40। कहाँ पे है पहला वाला पे, तो पहला से हो जाएगा। ये तरीके हैं लगाने के। थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन को भी देखेंगे ना तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। हम धीरे धीरे आपको और बेहतर चीज़ें बताएंगे, बट अभी क्या है कि पहले देख लें कि कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका, आप किस तरीके से जानना चाहते हैं, तो हम एक से एक अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपको टाइम कम लगे। नहीं आप इनको जोड़ भी सकते हो, लंबा प्रोसेस लगेगा। चलिए अगले में चलते हैं। अब देखिए 50 किलोग्राम वाले नमक
50 किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 60 में बेचे तो 60 हो जाए कीमत, है ना। तो अब देखो ऐसे 50 लिखिए चुपचाप, ऐसे 80 लिखिए। अब कितने में बेचना है? 60 में। 60 को ऐसे लिखिए, 80 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 20। अब 50 और 60, 50 गया तो कितना बचा? 10। यही रेशियो हो जाता है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रण के सवाल ऐसे ही लगाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल पढ़िए। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की हमें क्या जानकारी चाहिए? लंबाई। तो ये बताइए स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18 से क्या करेंगे? भाग। 18 × 18, 18×5 = 90। यानी स्पीड कितनी है इसकी? 25 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 75 दी हुई है, हमें ट्रेन की नहीं पता। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x। तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी x + 75 चलेगी। अपनी दूरी भी तो कवर करेगी क्रॉस करने के लिए। और स्पीड कितने की है? तो ये दूरी हो गई। अब बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। ये कितना है चाल? 25 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा है? 8 सेकंड। तो ये 8 हो जाएगा। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप ही बताइए। x + 75 = 200। तो x की कितनी आ जाएगी? जब 200 में 75 घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी 125। तो आंसर आपका क्या होगा? 125। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत 65 है। युवराज के 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उनका इसको औसत कितना हो जाए? 85 हो जाए। तो अब देखो 7 में कितना है? 65। तो कुल कितना स्कोर बनेगा वो देख लीजिए। कितना बनाया हुआ है? 7 × 5 = 3, 7 × 42 = 3, 45 हो गया। अब कह रहा है कि अगले मैच में कितना करे कि 85 हो जाए। यानी कितना हो जाए? 85। कितने मैचों में? 8 मैचों में। तो यानी कुल कितना स्कोर हो जाना चाहिए? 04, 8 × 4 = 4, 80। इतना स्कोर हो जाना चाहिए। तो कितना बनाना पड़ेगा 8वें वाले में? घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। यानी कितना बनाना पड़ेगा उसको? 225। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 225। अगले क्वेश्चन में 15 लोगों के एक समूह में लोगों का औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? सेम तरीके से है। देखिए 15 लोगों की कितनी है? 45 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? टोटल आयु निकालिए। 15 पर 75 हाथ लगा 7, 15 चौको 60, 7 67 हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। अब 2 लोग निकल गए तो यानी 13 लोगों की कितनी आ गई? 13 लोगों की क्या कह रहा है? 5 वर्ष बढ़ जा रही है। तो यानी अब 50 हो जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 650। तो यानी जो 2 लोग थे, वो जो 2 लोग थे उनकी आयु कितनी थी? इसको घटा दीजिए 25। तो उन दोनों लोगों की टोटल आयु कितनी थी? 25। तो उन दोनों लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी ये बताइए। अब देखिए टोटल आयु 25 है और लोग कितने हैं? 2। तो औसत कितना निकलेगा? 12.5। उन दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 12.5। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो ये आपका ऑप्शन है दूसरा वाला, वो सही हो जाएगा, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 75 है। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंक को 36 लिख दिया गया था। अब समझिए, अगर मतलब 49 लोगों का जो भी नंबर है अब प्लस 36 लिखा हुआ था, तो इतने का औसत जो था, यानी टोटल थे 50 लोग। कितने थे? 50 लोग। तो इसका जो औसत था वो था 75 था। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 36 नहीं, यहाँ 86 होना चाहिए था। तो ये बताइए 49 लोग तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे कितना? 86। 86 मतलब 36 अब प्लस 50 बटे 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब आप बताइए कि 49 प्लस 36 बटे 50 प्लस 50 बटे 50 लिख सकते हैं ना इसको? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखिए आप कि
इतने की वैल्यू क्या दी रखी हुई है, इतने का वैल्यू हमारा 75 ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 75 प्लस, ये कटेगा तो एक ही तो आएगा, एक ही आएगा ना, तो प्लस एक हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 76। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, इसमें कितना हो जाएगा 76। तो आपका आंसर जो होगा वो 76 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है और उन सब की कुल आयु 118 है। तो एक की आयु बतानी है। एक की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का मल्टीपल होना जरूरी है, 6 का गुणक होना चाहिए। चलिए अब मान लेते हैं कितना कि एक जो पुत्र है, पुत्र उसकी आयु कितनी मान लेते हैं यक्स, तो एक की कितनी आ जाएगी 6x। तो एक के पिता की कितनी हो जाएगी 6x प्लस 40, यही ना होगा। अब क्या कह रहा है कि तीनों की आयु कितनी है 100, तीनों की आयु कितनी है 118। तो फिर क्या करना है हमें, तीनों की आयु को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 118। इसको ज़रा सॉल्व करिए आप, क्या आएगा 6 6 12 13, 13x बराबर 118 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 78, 13 6 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी ये पुत्र की आयु कितनी है 6। अब पूछा किसकी है, एक की, तो एक की कितनी हो जाएगी 6x है, तो 6 इंटू 6 यानी 36। पूछा एक की आयु है ना, तो 36। कितना आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 36, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनके आयु का योग 144 का वर्गमूल के बराबर हो तो बड़े वाले की आयु बताना है। चलिए कह रहा है दो लोगों का अंतर कितना है 2 है। अब उनका जो योग है वो 144 के वर्गमूल यानी 12, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो बड़े वाला का, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, यक्स ही होगा ना, क्योंकि यक्स से वाई को घटाए हो आप। तो बड़े वाले के लिए जब पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो 2 यक्स वाला कितना हो जाएगा 14, तो यक्स वाला कितना आ जाएगा 7, 2 से कट जाएगा, 2 7 14। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे 7, क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर नाव की है, विपरीत जाना है तो धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नेट स्पीड हो गई। और दूरी कितनी ट्रेवल करनी है 5 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 की स्पीड है, तो कितना आएगा 1 घंटा। 1 घंटा ऑप्शन में है नहीं है। 1 मिनट। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी मिनट्स वुड द बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हिंदी में यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे विपरीत नहीं होगा, ठीक है। आप इसको विपरीत नहीं है, यहाँ पे धारा की दिशा होना चाहिए, ठीक है, धारा की दिशा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब समझिए, तब यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, देखिए तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यानी ये 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये 1/3 आवर्स हो जाएगा। 1/3 आवर्स को जब आप बदलेंगे मिनट में तो इंटू 60 कर देंगे, तो 3 बिसा में 60, 1/3 आवर्स यानी 20 मिनट। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 मिनट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हिंदी वाले में गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन पर 15% और 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है और 124 रुपये के इसके परिवहन पर खर्च करता है। अब इसे 13%
पर बेचता है लाभ पर, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब पहले ये चेक कर लीजिए कि 13% का लाभ पर यानी 113 का मल्टीपल यहाँ पे कितने हैं। अगर कोई एक ही है तो फिर वही आंसर है, कुछ भी दिया हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कह देता 13% की हानि पर बेचता है तो आप देख लेते 100 में से 13 गया, 87 का मल्टीपल कौन है। अगर 2 हो, अगर या उससे ज़्यादा हो तब तो सॉल्व करिए, नहीं तो टिक मार के निकल जाइए। अब देखिए 113 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 352 होगा, नहीं होगा, ये 339 होता है। 113 या 339, 452 है, बिल्कुल है। और भी देख लो, 552 होगा, नहीं 452 होता, ये नहीं है। 252 होगा, नहीं 226 होता, ये दोनों गलत। आपका आंसर दूसरा वाला होगा। आपका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला। सॉल्व भी कर दें, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि 4800 रुपये है ना, ये आपका हो गया 4800 रुपये। इसको आपको क्या करना है, 2 क्रमांक छूट मिलेगी ना, पहला 15% पे, तो 4800 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए ज़रा, 4800 गुणते 15/100, 15/100, 0 0 से 0 0 कैंसिल, 15 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15 8 से 20, 0 हंस लगा, 12, 15 चौको 60, 12 72, 720। तो 720 रुपये की छूट हो गई। तो इसमें से जब इसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40/80। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 40/80। फिर आपको एक छूट मिली कितने की, 5% की। तो 5% की छूट फिर निकालिए, किस पे, इस पे निकालना है। तो अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इतना थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, समझ में आया है ना। तो 5% पे फिर निकालिए ज़रा, तो क्या आ जाएगा आपका, 40/80 गुणते 5/100, 0 से 1 0 ये कटेगा, 5 दूना 10, 2 से इसको काटोगे तो 204, 204 रुपये का होगा। तो इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अब कितना आ जाएगा, जब इतना करेंगे आप तो 200 घटाओगे तो 3876, ये आ गया। आपको कितना आया, 3876। इतना रुपए में तो उसको मिला, फिर उसने क्या किया, 124 रुपये परिवहन पर खर्च किया, तो वो भी तो उसकी कॉस्ट प्राइस में जाएगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अब इसमें आप 124 को क्या करिए, ऐड करिए। चलिए करते हैं 124 को, 124 इसी में ऐड कर दीजिए, तो कुल कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 0 हंस लगा 1, 7 9 10 का 0 हंस लगा 1, 0 हंस लगा 1, ये 4000। तो 4000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई, क्रय मूल्य उसका कितना पड़ गया, 4000। अब 13% का क्या कर रहा है, वो लाभ ले रहा है, तो इसका 13% भी निकाल लो। 13% कितना होगा, 0, 13 चौको 52, 520 रुपये। तो 4000 जब 520 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4520। देखिए सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं है, 4520। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना तो सवाल में कुछ भी दिया हो, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप सीधा भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए द्वारा अकेले 20 दिन पर अतिरिक्त समय लगता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है पूरा। अब देखिए ए और बी को कितने दिन लग रहे हैं, ए और बी को लग कितने दिन रहे हैं, 30 दिन। तो मान लेते हैं टोटल काम कितना था, 60। अब 60 काम को अगर 30 दिन में कर रहे हैं तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, इनकी इफ़िशियंसी 2 होगी, होगी कि नहीं होगी। आप काम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 60 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, बस 30 का मल्टीपल मानिएगा, है ना। ताकि क्या होगा, उससे 30 का गुणक रहेगा तो भाग में पॉइंट में या बटे में आंसर नहीं आएगा। तो 60 ठीक है ना, 60 मान लीजिए, 90 120 मान लीजिए, मैं 60 मान ले रहा हूँ। तो यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। यानी ये लोग पर डे जब 2 काम करेंगे तभी तो 30 दिन में 60 काम होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 20 दिन बाद ए और बी ने काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, जब 20 दिन तक ये दोनों ने साथ में काम किया, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो कितने काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। तो बचेगा कितना काम, 20 ही काम तो बचेगा, है ना।
अब ये 20 काम बचा है, तो ये क्या कह रहा है कि जो काम बचा है शेष वाला, उसको एक के द्वारा करने में कितने दिन का समय लगता है? 20 दिन का। अब अगर 20 काम को ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो एक इफिशियंसी कितनी है, यानी एक दिन में कुल कितना काम कर पा रहा है? एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तभी तो 20 दिन में 20 काम होगा। तो अब अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे थे, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है? तो बी भी एक दिन में एक ही काम कर रहा है ना। अब बी भी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है और कुल काम हमने कितना माना है? 60, तो बी को अकेले टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे? 60 का दिन लगेंगे, क्योंकि 60/1 कितना हो जाएगा? 60। समझ में आया? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगुना है। यदि ए बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है? यहाँ पे क्या है कि ए बी से 2 साल बड़ा है, हम यहाँ पे तो बी को ही मान लेते हैं कितना? बी की आयु है यक्स। तो ए क्या है? 2 साल बड़ा है बी से, तो ए की हो जाएगी यक्स प्लस 2। और क्या कह रहा है कि ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगुना है, यानी बी जो है वो क्या है? सी की आयु का दोगुना है, यानी सी कितना होगा? सी होगा x/2। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा? इनका कुल आयु का जो कितना दिया है? 27। यक्स प्लस 2 प्लस x/2 बराबर 27। यक्स 2 यक्स हो जाएगा, 2x प्लस x/2 बराबर, इस 2 को क्या करेंगे? इधर लेते जाएंगे तो 27 में 2 गया 25 बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 1 5, 5x/2 बराबर 25। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 10। तो b की कितनी आ जाएगी? 10। पूछा किसकी है? a की आयु। किसकी आयु पूछा है? a की। तो a की कितनी माने हम? x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला। चले दूसरे क्वेश्चन में, ये देखिए अब क्या कह रहा है। इस सवाल में क्या कह रहा है देखिए जरा। यदि कुछ रुपए ए बी और सी में इस रेशियो में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो सी को कितने रुपए मिले? अब देखो बी के लिए कितना है? 7, 80 के लिए कितना है? 6। तो अगर रेशियो में अंतर देखें तो 7 में से 6 घटाओगे तो वही दिया है 4500 के इक्विवेलेंट, यानी जो एक है रेशियो वो किसके बराबर है? 4500 का। तो सी को मिला कितना है? 6 ही तो मिला है, तो 6 किसके इक्विवेलेंट होगा? 6 कैसे आएगा? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 00 और 6 5 30 से लगा 3, 6 चौको 24, 24 3 27, 27,000 रुपये। ये सी का कितना हो जाएगा? 27,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सवाल है, रेशो से ही हम डिफरेंस निकाल के उसके इक्विवेलेंट दिखा के सॉल्व कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो मान लो 12 आदमी हैं, 9 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल मान लेते हैं कुल 108 काम ही था। एक आदमी पर डे एक काम कर रहा है, इफिशियंसी एक की है, तो 12 आदमी 9 दिन में कुल कितना काम कर रहे हैं? 108। अब क्या कह रहा है? 6 दिन काम करने के बाद जब 12 आदमी 6 दिन काम कर लिए तो कितना काम कर लिए होंगे? 72। तो ये भी देख लो कितने बचे? 6, 36 काम। कह रहा है कि 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, यानी अब 12 के जगह कितने आदमी हो गए? प्लस 6 हो गए, यानी 18। तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब 36 काम है, 18 आदमी हो गए, तो कितने दिन लगेंगे? 2 ही दिन तो लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? बस सिंपल है। अगला क्वेश्चन, कितने रुपए का 20% 400 रुपये होगा? 20% मतलब कितना हो गया? 20% 400 रुपये। कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% ना। तो अगर किसी का 20% 400 है, तो यहाँ 100 के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। इधर भी कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो वो एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी वैल्यू? 100%, 2000 के। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2000। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु चाहिए, 9:45 होगा। क्यों? अरे देखो, पिता की वर्तमान आयु का जो रेशियो है कितना दिया है, 9। अब पूछा भी क्या है, वर्तमान आयु, तो जो भी आयु होगा वो 9 का गुणनफल होगा कि नहीं होगा, 9 का गुणक होगा कि नहीं होगा। देखिए जरा, क्या 35 है 9 का? नहीं है। 30 है? नहीं है। 40 है? नहीं है। तो क्या होगा? 45। क्योंकि जब आयु आती है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आता, किसी भी ऑप्शन में पूर्णांक ही होगा। तो 9 का मल्टीपल 45 होगा, 9 × 5 = 45। समझ में आया? मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सॉल्व अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा। आप इस तरीके को भी देखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अब कह रहा है 743 गुणते 999। और यहाँ पर देखिए लास्ट को 2 डिजिट भी 2 2 में सेम करके दिया है। तो आप इसको कैसे करेंगे? 743 गुणते 999 को क्या कर देना है, 1000 - 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा 743,000 माइनस क्या हो जाएगा आपका 743, घटा दो। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, और लास्ट में ये हो गया। यहाँ क्या बचा, 2, यह 4 और ये 7। तो ये 7,42,257 कहाँ पे है, 7,42,257, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों की, 100 है। तो कितनी होती है, 5 गुणते 20। अच्छा, 5 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 3 अंकों की? भाई 1000 4 अंकों की जाती है। उससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 995। तो 995 के लिए कैसे हो जाएगा आपका, इसको भाग करेंगे तो 1 कम ये 199 यही होगा। तब फिर तो ये आपका 20 है, ये 199 है, तो कुल कितनी हो जाएंगी आपकी, 199 - 20 + 1। सॉल्व कर दीजिए इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 179 + 1 180। नहीं समझ में आ रहा है ये, नहीं समझ आता ये होता। अच्छा 20 है वहाँ पे गुणन, यहाँ पे गुणन कितना है, 199 है। दोनों में क्या करेंगे आप, दोनों में से 1 घटा दीजिए, 19। यहाँ भी 19 घटा दिए तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 180। अब 1 से लेकर कम से गिनती आती जाएंगे, 180 तक है, तो कुल कितनी संख्या होंगी, 180। समझ में आया? इसीलिए लास्ट में +1 कर देते हैं आदि, क्योंकि जो आप जिस चीज़ को घटा रहे हैं वो भी तो काउंट होगा, 100 भी तो है, पहला अंक तो यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप 20 नहीं घटा सकते ना, 19 घटाना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो जैसा मैंने बताया अभी पिछले सवाल में कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 60, 6 × 18 कितना आ गया, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी कितनी दी हुई है, 200 मीटर। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 200/4, 50/3, 50 चौके 100, और 4 तिहाई 12, तो ठीक कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड को मिनट में बदलना है, तो क्या कर दोगे आप, 12/60 मिनट हो जाएगा। तो 1/5 मिनट किस ऑप्शन में है, 2 में। तो ये आपका जो 1/5 मिनट है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 750 रुपये 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो ए को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। अब ये बताइए, ए रेशियो बी दिया है कितना, 5/2। ध्यान से देखिएगा। बी रेशियो सी कितना दिया है, 7/13। यहाँ पे बी के लिए क्या दिया है, 2। यहाँ पे बी के लिए क्या दिया है, 7। हमें इसी को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 14। तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ज़रा देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी बराबर 7×5 = 35 रेशियो 14
अब बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 रेशियो 13 दूना 26, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या आएगा, 35 रेशियो 14 रेशियो 26। अब पूछा क्या है, ए को कितने रुपए मिले ना, अब बताइए ए का रेशियो क्या है 35, तो जो भी रुपये मिलेगा 35 का मल्टीपल होगा। जरा बताइए कौन सा है। इसमें अगर आप देखिए तो ना तो ये 35 से कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये, यही कटेगा, आंसर हो जाएगा। पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए। इनको आप क्या करिए, इनको जोड़िए। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 + 14 49 26 75, और यही 75 टोटल सेल पैसा होगा, टोटल पैसा होगा 75। अब 75 किसके बराबर दिया है यहाँ पे, 750 के बराबर दिया है, यही तो दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर 75 आपका 750 है तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। अब अगर एक 100 के बराबर है तो एक का रेशियो कितना आया है, एक का रेशियो आया है 35, तो 35 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 10 के बराबर होगा। 35 किसके बराबर हो जाएगा, 350 के। समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 350 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सीता गीता मीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। अच्छा अब बताइए, सीता के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना दिया है, 60, यानी 60/100। अब पूछा क्या है, और गीता, तो जब और लगे, याद रखिए और लगे तो प्रायिकता में मल्टीप्लाई होता है, और अगर अथवा लगे, अथवा कहो या अथवा लगे तो प्लस लगता है। इतनी बात समझ में आई, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठाए रहिए, ठीक है। तो और गीता, तो और तो मल्टीप्लाई, गीता के परीक्षा में उत्तीर्ण, इसका भी उत्तीर्ण कहा है तो कितना हो जाएगा, ये भी 40%, ठीक है। अच्छा फिर और मीता, और है तो फिर मल्टीप्लाई ही रहेगा। मीता उत्तीर्ण ना हो, अब देखिए मीता के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, 20। अब कहा क्या है, मीता उत्तीर्ण ना हो, तो उत्तीर्ण ना होने का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब 4 चौ 16 और 16 छक्का 96/500, या इसको कहोगे तो भाग दे दो पहले 5 से, तो 19.2/100। अब बट्टे 100 का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज, मैंने बताया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 19.2%। देखिए 19.2% है कहीं पे, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि अगर और लगे तो मल्टीप्लाई, या अथवा लगे तो प्लस, प्रायिकता में ये नियम चलता है। समझ में आया। चलिए ठीक है, तो आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब हमने बहुत जल्दी में और बहुत शार्ट तरीके से देने की कोशिश की है, तो हो सकता है आपको वो जो सवाल है समझ में ना आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ वीडियो के बाद दोबारा फिर देखिएगा, और तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के, तो मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करा के आपको कमेंट में ही अलग से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और प्रेस करिए उस घंटे को, जिससे क्या हो, हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके पास लेटेस्ट पहुंचती रहे, ठीक है। और अगर कोई इसमें आपको चीज़ें ना पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करिए, और कमेंट में हमें उसका रीज़न बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ कल। थैंक यू।